तो हेलो एवरीवन। तो रीनल फिजियोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अलोंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ओके, चलिए। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से किस किस मॉलिक्यूल का रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है, किस किस मॉलिक्यूल का सिक्रेशन होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो पीसीटी से हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिसेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले से मेरा कैसे कैसे मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर से नीचे जाते हैं तो कैसे कैसे मेरा ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे एक्सचेंज होता है ऑस्मोलैरिटी, कैसे मतलब कि मेरा ऊपर जाते जाते हैं तो हाइपो ऑस्मोलर होता है, नीचे में हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्यों होता है, ठीक है ना। उसके बाद थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले से मेरा मॉलिक्यूल का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, ठीक है ना, कैसे मेरा मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के इपिथेलियल सेल में कैसे मेरा वर्क होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। दो पार्ट में बांटते हैं। एक जो पहले होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी, और जो बाद में होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट पार्ट ऑफ डीसीटी। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और असेंडिंग लूप जो होता है वो बहुत सारे मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। उसी तरह मेरा अर्ली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो होता है वो भी वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, ठीक है ना। ये भी जो होता है, ठीक है ना, जो असेंडिंग लूप होता है वो भी जो होता है मेरा सोल्यूट को, ठीक है ना, पंप आउट करता है, ठीक है ना। सोल्यूट को बाहर भेज के यहाँ जो फ्लूइड रहता है उसको ये हाइपोस्मोलर बनाता है। उसी तरह ये भी जो होता है मेरा अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी जो होता है वो भी मेरा सोल्यूट को बाहर पंप आउट करके जो मेरा फ्लूइड रहता है उसको मेरा हाइपोस्मोलर बनाता है, ठीक है ना। ठीक, तो इसीलिए जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं कोर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है ना। इसको जो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट। कोर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं मेरा अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल को, ठीक है। क्योंकि ये भी जो होता है वो मेरा डाइल्यूट करता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन को क्या करता है, डाइल्यूट करता है। चलिए, तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी और असेंडिंग लूप के जो जंक्शन पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो होता है मेरा ये मैकुलर डेंसा सेल पाया जाता है, ठीक है ना, मैकुलर डेंसा सेल। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बहुत ही विस्तार से चर्चा कर लिए हैं कि जो ये मैकुलर डेंसा सेल होता है ये क्या काम करता है, ठीक है ना। ये जो होता है मेरा सोडियम और क्लोराइड तथा और जो मेरा सोल्यूट है उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। ये मेरा आर्ट्रियोलर टोन को भी चेंज करता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियोलो कॉन्ट्रैक्शन करता है, आर्ट्रियोलो डाइल्यूटेशन करता है। यदि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ NaCl आता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ NaCl आता है तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल को। यदि कम अमाउंट ऑफ NaCl होता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है ना। ये सब मैकेनिज्म क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने देख चुका है पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है वो स्टिमुलेट करता है मेरा जेची सेल को भी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल को भी, और रीन को निकालना है नहीं निकालना है उसके लिए ये जो है स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देख चुका था। तो आज हम लोग का मेन फोकस है किस पे, जो DCT है, ठीक है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है, उसके एपिथेलियल सेल में कैसे वर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली DCT के एपिथेलियल सेल में कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो मेरा एपिथेलियल सेल है इस ट्यूब्यूल का, उसमें मेरा बाहर से होता है मेरा पूरे में होता है मेरा क्या, सोडियम पोटेशियम ATPase, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम ATPase है जो क्या करता है मेरा 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने
देखा था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे मेरा कैल्शियम एटीपीएस भी रहता है, ठीक है ना, कैल्शियम एटीपीएस भी रहता है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैल्शियम को यहाँ से, ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर इधर भेजता है, किधर, ब्लड की ओर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर भी रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, जो क्या करता है, सोडियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर भेजता है। ओके, ये रहता है हमारा एक्सचेंजर। चलिए, तो यहाँ पे सोडियम जो है ये लगातार 3 सोडियम बाहर भेज रहा है, यहाँ पे 1 सोडियम अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा सोडियम की कमी हो जाती है। तो सोडियम की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे सोडियम आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सोडियम को अंदर जाने के लिए जो मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है, ठीक है ना, सोडियम को अंदर ले जाने के लिए यहाँ जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है वो रहता है मेरा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है जो सोडियम को अंदर लेके आता है, ठीक है। तो यदि हम पहले के सेल से कंपेयर करें कि सोडियम मेरा कैसे इंटर करता था, तो सारी जगह अलग अलग मैकेनिज्म है सोडियम का इंटर करने का, ठीक है। जैसे यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पर सोडियम इंटर कैसे कर रहा था, तो यहाँ सोडियम इंटर कर रहा था मेरा जो है, सोडियम जो है ग्लूकोज के साथ इंटर कर रहा था, सोडियम जो है यहाँ पे मेरा एमाइनो एसिड के साथ इंटर कर रहा था, या उसके बाद सोडियम मेरा अंदर जा रहा था, एक्सचेंजर, सोडियम अंदर जा रहा था तो प्रोटॉन मेरा बाहर आ रहा था, सोडियम क्लोराइड के साथ में इंटर कर रहा था। तो यहाँ इस तरह से सोडियम जो है उसका एंट्री हो रहा था मेरा सेल के अंदर में। तो ये हो गया मेरा पीसीटी के बाद। यदि हम लोग असेंडिंग ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था मेरा सोडियम का, तो यहाँ पर ही था मेरा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, ठीक है। और यही है, यहाँ है मेरा सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो हर एक जगह अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो सोडियम का एंट्री सेल में हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये देख लिया यहाँ पे मेरा क्या किस किस चीज़ का मतलब कि मेरा एक्सचेंज हो रहा है। तो इस सेल का यहाँ पर मेरा डीसीटी के अर्ली पार्ट में इस सेल का ये खासियत रहता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांस सेलुलर रूट से होता है मेरा। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग कल देखे थे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कैल्शियम को जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, वो पैरासेलुलर रूट से हो रहा था। इंटरस्टिशियल सेल मतलब सेल के बीच का जो स्पेस था उससे हो रहा था, ठीक है ना। तो ये था मेरा पैरासेलुलर रूट। यहाँ पर लेकिन होता है मेरा ट्रांससेलुलर रूट से कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन। तो वो हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये सारे प्रोटीन मेरा नॉर्मली प्रेजेंट है। अच्छा, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, कैल्शियम का जो रिएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मेरा रहता है यहाँ पे रहता है मेरा सर्पेंटाइन रिसेप्टर फॉर पीटीएच, ठीक है ना, सर्पेंटाइन रिसेप्टर फॉर पीटीएच, ये लिख देता हूँ। फॉर पीटीएच, सर्पेंटाइन रिसेप्टर फॉर पीएच, ठीक है ना। ये कपल्ड रहता है, सर्पेंटाइन रिसेप्टर इज कपल्ड विथ मेरा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, ठीक है ना, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ ये कपल्ड रहता है। और ये जो रहता है ये मेरा स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, एडिनाइलिन साइक्लेज को ये स्टिमुलेट करता है। और एडिनाइलिन साइक्लेज जो होता है वो जो होता है मेरा एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, सीएएमपी में, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
ये एटीपी एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ओके। और जो सीएमपी है ये जो है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा स्टिमुलेट करता है काइनेज प्रोटीन ए को, ठीक है। और ये काइनेज प्रोटीन ए जो है, ठीक है ना, काइनेज प्रोटीन ए जो है ये मेरा फॉस्फोराइलेट कर देता है किसको, कैल्शियम एटीपीएस को और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर को। इसको ये करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो डीसीटी के एपिथेलियल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सर्पेटाइन रिसेप्टर मेरा प्रेजेंट रहता है, किसके लिए, पीटीएच के लिए। और ये सर्पेटाइन रिसेप्टर कपल्ड रहता है मेरा, कपल्ड विथ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। और जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है मेरा किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलिन साइक्लेज जो है वो एटीपी को साइक्लिक एमपी में चेंज करता है, और साइक्लिक एमपी जो है वो मेरा एक्टिवेट कर देता है काइनेज प्रोटीन ए को, ठीक है ना। अब काइनेज प्रोटीन ए जो है वो मेरा जो ये कैल्शियम एटीपीएज है और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है, इसको फॉस्फोराइलेशन कर देता है, ठीक है ना। इसको जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो इसका एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा तो मोर एंड मोर जो है यहाँ पर कैल्शियम बाहर जाएगा, और मोर एंड मोर कैल्शियम इधर भी बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे अंदर में, मतलब कि कैल्शियम का पूरा जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, ठीक है ना। कैल्शियम का पूरा कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे रहता है मेरा कैल्शियम चैनल, ठीक है ना, कैल्शियम चैनल, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कैल्शियम चैनल रहता है, और इसके थ्रू जो है हमारा कैल्शियम मोर एंड मोर जो है वो सेल्स में इंटर करता है, और इस इंटर करके फिर ये क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो ये कैल्शियम जो है यहाँ पर, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे मेरा ट्रांससेलुलर रूट से हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है यहाँ ट्रांससेलुलर रूट से हो रहा है, इसको हम लोग एक बार और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि मेरा डीसीटी के एपिथेलियल सेल के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में सर्पेटाइन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है पैराथायरॉइड हार्मोन के लिए, जिसमें जो कि मेरा कपल्ड रहता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ। अब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो होता है वो एक्टिवेट करता है मेरा एडिनाइलिन साइक्लेज को, और एडिनाइलिन साइक्लेज जो है वो एटीपी को साइक्लिक एमपी में चेंज कर देता है, और साइक्लिक एमपी जो है वो स्टिमुलेट करता है मेरा काइनेज प्रोटीन ए को, ठीक है। अब काइनेज प्रोटीन ए जो है वो मेरा कैल्शियम एटीपीएस को और कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर को जो है मेरा फॉस्फोराइलेशन कर देता है। जब इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो यहाँ क्या होता है कि ये वर्क इसका जो होता है वर्क बढ़ जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कैल्शियम को इधर ब्लड की ओर भेजेगा, और यहाँ से भी एक्सचेंजर प्रोटीन के सारे भी ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को एक्सचेंज करेगा सोडियम के साथ, ठीक है। तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम को बाहर निकाल के ब्लड में डालने के कारण यहाँ सेल के अंदर में कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। तो जितना कंसंट्रेशन कम होगा उतना ही मेरा एक कैल्शियम चैनल के द्वारा यहाँ से कैल्शियम इंटर करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है मेरा यहाँ का मैकेनिज्म कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक बार हम लोग और देखते हैं एक बार कि यहाँ पे एक डायरेटिक्स जो है, एक डायरेटिक्स काम करता है जो मेरा सोडियम क्लोरीन जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उसको ब्लॉक कर देता है। वो डायरेटिक्स होता है हमारा क्या, थायाजाइड। तो थायाजाइड जहाँ डायरेटिक्स रहता है वो क्या करता है, हमारा सोडियम एंड क्लोरीन के रिएब्जॉर्प्शन को घटा देता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को घटा देता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ देखे थे कि यहाँ 65% जो है सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था, यहाँ से लगभग 25% सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता था। तो लगभग इधर ही मेरा 90% सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे पहुँचता है मेरा 10% ऑफ सोडियम, और यहाँ से
जो मेरा रीअब्जॉर्प्शन होता है मेरे सोडियम का वो लगभग 5 से 8% ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे थायराइड डायबिटिक्स का अगर हम लोग बात करें, थायराइड डायबिटिक्स का, तो ये बहुत ही कम सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोक पाता है, ठीक है ना। मतलब थायराइड एक ऐसा डायबिटिक्स है जो कि बहुत कम मात्रा में डायूरेसिस करवाता है, ठीक है। इधर जितना हम लोग डायूरेसिस करवाता है, सॉरी, यहाँ पे थायराइड जो है वो बहुत कम डायूरेसिस कराता है। यहाँ पे जो हम लोग अगर लूप डायबिटिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, लूप डायबिटिक्स अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से 25% ऑफ सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा डायूरेसिस होगा, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि यहाँ एसिटाजोलामाइड भी हम लोग यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एसिटाजोलामाइड, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग एसिटाजोलामाइड मतलब कि डायबिटिक का यूज़ करते हैं तो उससे क्या है कि मेरा ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम इधर क्रॉस करता है, मतलब कि ज़्यादा डायूरेसिस होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे थायराइड के यूज़ को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही कम डायूरेसिस करवाता है क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ सोडियम ही यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। अच्छा, थायराइड जो है, यहाँ पे थायराइड जो है ये जो होता है ना, ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है ना, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये हाइपोकैल्सी यूरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, हाइपोकैल्सिक यूरिक ये प्रोवाइड करता है। जबकि इधर जो है हम लोग देखे थे कि यदि हम डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं, लूप डायरेटिक्स, तो वो सोडियम के साथ साथ कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी रोक रहा था, मैग्नीशियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी रोक रहा था। तो इधर हम लोग अगर लूप डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा, तो मेरा ये हाइपर कैल्सीयूरिक कंडीशन होगा, मेरा हाइपर कैल्सीयूरिक कंडीशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं, थायराइड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ हाइपो कैल्सीयूरिक कंडीशन होता है। हम लोग समझते हैं कि कैसे, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया तो सोडियम इधर से अंदर जाएगा नहीं, सोडियम इस रूट से अगर अंदर जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस वो एक्टिवली वर्क करता है, मतलब कि उसको सोडियम को बाहर निकालना ही निकालना है, उसके लिए यहाँ अंदर सोडियम चाहिए ही चाहिए। तो अंदर सोडियम चाहिए ही चाहिए, और यहाँ से जब इस रूट से अगर सोडियम नहीं आ रहा है अंदर, तो सोडियम अंदर आने का और रूट कौन सा है, वो दूसरा रूट है यहाँ कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, ठीक है। दूसरा रूट है मेरा कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर। तो यहाँ से सोडियम एंट्री नहीं करता है, तो ये जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है इसका गतिविधि क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, इसका वर्क इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ से ज़्यादा सोडियम अंदर आने का प्रयास करता है। और ज़्यादा सोडियम अगर अंदर आ रहा है, मतलब कि मोर एंड मोर कैल्शियम बाहर जा रहा है, ठीक है ना, मोर एंड मोर कैल्शियम बाहर जा रहा है। तो मोर एंड मोर कैल्शियम बाहर जाएगा तो यहाँ पर कैल्शियम की फिर से कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो यहाँ पे से कैल्शियम जो है वो मेरा एंट्री करेगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल से मेरा कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करेगा, और सेल के अंदर एंटर करने के बाद फिर ये बाहर की ओर चला जाएगा, कहाँ, ब्लड में। तो इस तरह से जो है थायराइड का अगर हम लोग उपयोग करते हैं डायबिटिक्स के रूप में, तो ये क्या है, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इसका क्लिनिकली इंपॉर्टेंस भी होता है हमारे पास, ठीक है ना। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना, जिसका इस रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत पुअरली होता है, ठीक है ना। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही पुअरली होता है, और जेनेटिकली भी किसी किसी में डिफेक्ट रहता है जिसमें कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थायराइड का उपयोग करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाता है, और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो हाइपोकैल्सीयूरिक कंडीशन था पेशेंट का पहला, ठीक है ना, वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए, हाइपर कैल्सीयूरिक कंडीशन है, अगर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो बार बार कैल्शियम इंक्रीज़ होगा, तो क्या होता है कि कैल्शियम स्टोन होने का भी चांसेस रहता है, मतलब कि बार बार कैल्शियम स्टोन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि थायराइड देख के उसके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करा दें, जिससे कि
पेशेंट का कैल्शियम ज़्यादा लॉस नहीं हो, ज़्यादा कैल्शियम लॉस नहीं हो, जिसके कारण जो है वो कैल्शियम के कारण जो स्टोन बन रहा था, ठीक है ना, वो स्टोन नहीं बने, ठीक है ना। तो इस तरह से भी थायराइड का हम लोग उपयोग करते हैं, किसमें, फैमिलियल हाइपर कैल्सी यूरिक कंडीशन में। फैमिलियल हाइपर कैल्सी यूरिक कंडीशन में, ठीक है। तो इसका वर्क हम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना, कि जो अर्ली पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है उसके एपिथेलियल सेल में कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ट्रांससेलुलर रोड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग देखिए थायराइड का उपयोग करके हम लोग कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और जो जिसका पुअर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है उसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं लेट पार्ट, ठीक है ना, लेट पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में वर्क कैसे होता है। तो लेट पार्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो इधर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एक रहता है इंटरकैलेटेड सेल, ठीक है ना, और दूसरा रहता है मेरा प्रिंसिपल सेल। इंटरकैलेटेड सेल और दूसरा रहता है मेरा प्रिंसिपल सेल। और ये इंटरकैलेटेड सेल जो है वो दो प्रिंसिपल सेल के बीच में इंटरकैलेटेड रहता है, ठीक है। ये है इंटरकैलेटेड सेल। ये क्या है मेरा, इंटरकैलेटेड सेल, ओके। ये मेरा इंटरकैलेटेड सेल। तो इंटरकैलेटेड सेल जो होता है ना मेनली वो हमारा होता है जो कि प्रोटोन प्रोवाइडर सेल्स होता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि हमारा CO2 प्रेजेंट रहता है, CO2 प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। और CO2 और वाटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंट में मेरा बनाता है क्या, H2CO3, ठीक है ना। और H2CO3 जो हमें टूट जाता है मेरा किस में, H प्लस में और HCO3 माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जो है वो मेरा, ठीक है ना, प्रोटोन, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन क्या रहता है मेरा, प्रोटोन ATPase रहता है। और ये प्रोटोन ATPase जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये क्या करता है मेरा, इस प्रोटोन को मेरा ल्यूमिनल पार्ट की ओर भेजता है अगेंस्ट द 1000 कंसेंट्रेशन, ठीक है ना। 1000 कंसेंट्रेशन के अगेंस्ट ये जो हाइड्रोजन प्रोटोन ये जो प्रोटोन ATPase है वो वर्क करता है। मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 1000 नंबर ऑफ प्रोटोन है और इधर एक प्रोटोन है, तो भी ये जो है मेरा अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये ATPase, प्रोटोन ATPase जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ पे भेज देगा, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट इधर निकल जाता है और इधर पहुंच जाता है, ठीक है, अल्कली, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो प्रोटोन अंदर आया ना, ये जो मेरा प्रोटोन अंदर आया ना, प्रोटोन अंदर आया ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये इधर उधर जो है ना हार्म करते रहता है मेरा, ठीक है ना, इधर उधर मेरा हार्म करते रहता है। तो इसको कैप्चर करना रहता है। तो इसको कैप्चर कैसे करेंगे, इसको हम लोग पकड़ के कैसे रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे मेरा फिल्ट्रेट होता है मेरा अमोनिया, ठीक है ना। उसके बाद मेरा फिल्ट्रेट होता है क्या, HPO4, ठीक है ना। ये इधर आता है और इसको ट्रैप कर लेता है। ये मेरा ऐड होता है इससे क्या, इससे मेरा ऐड होता है HPO4, ठीक है, और ये बना लेता है मेरा H2PO4। उसी तरह यहाँ पे अमोनिया आता है NH3, तो अमोनियम आता है और अमोनियम इसके साथ ऐड करके क्या बनाएगा, अमोनियम इसके साथ ऐड करके बनाएगा NH4+, और इसके साथ जो है वो NH4+ मिल जाता है। तो NH4+ के साथ मेरा क्लोरीन ऐड हो जाता है,
तो NH4 प्लस Cl माइनस, मतलब कि ये क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटोन जो है वो हार्म करता है इधर उधर सेल को, इसीलिए इसको यहाँ कैप्चर हो जाता है ये ऐसे, ठीक है। दो चीज़, ठीक है ना, क्या H2PO4 और NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये तो चीज़ कैप्चर हो जाता है, ठीक है ना। और ये अल्कली मेरा बाहर चल जाता है, ये मेरा इसे बैलेंस करता है। यदि मान लेते हैं, ठीक है, यदि हम लोग मान लेते हैं कि कभी कभी एसिडोसिस हो जाता है, एसिडोसिस हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा H+ इंक्रीज़ कर जाएगा। एसिडोसिस कंडीशन में, बॉडी के एसिडोसिस हो जाने के कंडीशन में H+ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो H+ इंक्रीज़ कर जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी जो है वो मेरा इंक्रीज़ कर जाता है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो CO2 और H2O को जोड़ के वो H2CO3 बनाएगा, ठीक है ना। और H2CO3 जो मोर एंड मोर HCO3 माइनस में और H+ में टूटेगा, और HCO3 जो है वो मोर एंड मोर HCO3 यहाँ पे निकलेगा, और दोनों मिलके, ठीक है ना, HCO3 और H+ ये दोनों मिलके मेरा क्या बना देगा फिर से मेरा H2CO3, और H2CO3 जो है वो मेरा H2CO3 जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में फिर से मेरा CO2 प्लस H2O में टूट जाएगा, और CO2 मेरा बाहर निकल जाएगा, और H2O जो है वो मेरा यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो एसिड जो है उसको हम लोग, एसिड जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है, एसिडोसिस को कम करने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो मेनली ये सेल जो है वो मेरा एसिड बेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो एसिडोसिस पेशेंट में, ठीक है ना, एसिडोसिस पेशेंट के यूरिन में हम लोगों को इन द पोजीशन ऑफ HPO4 के जगह पे हम लोगों को H2PO4 देखने को मिलेगा। ये डिक्रीज कर जाएगा और ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अमोनिया हम लोगों का क्या हो जाएगा, अमोनिया कम हो जाएगा, और हम लोगों को NH4 प्लस Cl माइनस इंक्रीज मिलेगा हम लोगों को एसिडोसिस पेशेंट में, ठीक है। तो एसिडोसिस पेशेंट में हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग H2PO4 इंक्रीज मिलेगा और NH4 Cl माइनस भी इंक्रीज मिलेगा, ओके। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। हम लोगों ने देखा कि मेरा अर्ली पार्ट ऑफ डेंसिटी के सेल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उससे मेरा कैसे मेरा कैल्शियम जो है वो ट्रांससेलुलर रोड से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग थायजाइड का वर्क देखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि उसका क्लिनिकल यूज़ कैसे करते हैं थायजाइड का कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद हम लोग लेट पार्ट ऑफ डेंसिटी में हम लोगों ने देखा कि जो इंटरकैटेड सेल है वो मेरा एसिड बेस बैलेंस में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग बस देखने समझने का प्रयास किए, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।